Okay, so Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS and let's start our current affairs classes. So today we are going to discuss the current affairs of the 13th July. We have near about 11 topics that we will discuss one by one. The first topic will be centralized hiring leads to the cultural barrier in Eklavya schools. So whenever you go for the centralized रिक्रूटमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल स्टेज पे आप रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे यूनियन है, यूनियन जब रिक्रूट करेगा तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सबसे करेगा एंड दे आर रिक्रूटिंग फॉर द ट्राइबल एरिया। एकलव्य स्कूल हम चला रहे हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे दिक्कत तब आने लगेगी जब लैंग्वेज एंड कल्चर का बैरियर हो जाएगा। अब यूपी का आदमी जाके अगर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स को पढ़ाता है तो उसको नहीं पता है ना कि उनको कब छुट्टी चाहिए, कब उनका सुबह होता है या सुबह के टाइम वो क्या काम करते हैं। जैसे होता है ना कि दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर, कैसे वो खाना खाते हैं। वो जैसे मिड डे मील में ये अपने अनुसार दाल चावल बनवाएंगे, उनका खाना तो कुछ और होगा ना। दे हैव द डिफरेंट कल्चर, उनके उनका लैंग्वेज अलग होगा। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। सोसाइटी जीएस पेपर 1 में ही आएगा। देन वी विल स्टडी दैट द जून फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू द 9.4%। तो 6 मंथ्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन। जो फूड में डिफरेंट कैटेगरी का इन्फ्लेशन है उसमें है। देन वी विल सी दैट द काजीरंगा वुमेन्स फॉरेस्ट गार्ड help flood hit animals by the patrolling highway adjoining reserve। तो यहाँ पे मेनली ये है कि वीमेंस के होने से जो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, ज़्यादा बेटर तरीके से वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, नेचर के वो ज़्यादा करीब होती हैं। तो दैट वी विल स्टडी। बस इसमें ये जानेंगे कि वीमेंस का जब एम्पावरमेंट की बात करेंगे या वीमेंस के जब भी उनके एक तरीके से राइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे कि वीमेंस आर मच कैपेबल, और यही वाला एग्जांपल वहाँ पे आप दे सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द नेट टैक्स रिसिप्ट up 19.5%, कॉर्पोरेट टैक्स शेयर एट द 36.6%। तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, उसमें से एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो इसका भी जो शेयर है और जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो हम देखेंगे। ओके, देन वी विल स्टडी दैट द वीडियो क्लिप्स ऑफ द ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स मदर ब्रांडिंग गन्स एंड द थ्रेटनिंग फार्मर्स। ओके, नहीं होता कि बंदूक दिखा के लोगों को डराना, तो यहाँ पे ब्रांडिंग उसको कहते हैं। निकाल के आप दिखाने लगते हैं कि ये करो, चलो भागो भागो, तो ये सब चीजें ब्रांडिंग होती हैं। ऑलरेडी ये पूजा जो है एक आईएएस ऑफिसर जो अभी प्रोबेशन पे थी, वो न्यूज में है। पहले तो उनका न्यूज था, अब उनके मदर का भी वीडियो क्लिप आया है, तो वो देखते हैं। Then we will see that the new species of the dogfish shark discovered into the Kerala harbor। तो ये जो फिश है डॉग फिश, ये जनरली टेम्परेट रीजन में पाए जाते थे। टेम्परेट रीजन, इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन जहाँ पे ठंड होती है, वहां पे पाए जाते थे, लेकिन अभी इनको केरला कोस्ट पे हमें मिली है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, कभी भी स्पीसीज को दिखा के वो पूछ सकते हैं। देन वी विल स्टडी ईडी कैन नॉट मेक द अरेस्ट अंडर द पीएमएलए ऑन ए विम्स। विम्स मीन्स होता है कि अपने मन मुताबिक, ये नहीं कि वो गए ईडी के ऑफिसर और जिसको मन करे पकड़ के आए, बोल दे कि पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काफी मिसयूज या जो भी कहिए वो एक्टिवली हो रहा था, तो उसको लेके अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, तो उनको अरेस्ट किया हुआ है बहुत दिनों से, 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो उसी का ये केस चल रहा है। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, देन वी विल स्टडी द वर्डिक्ट ऑफ 2024 इट्स एम्पलीफाइड मैसेज। तो ये अभी जो वर्डिक्ट आया है इलेक्शन का, तो उसके बारे में एनालिसिस है कि क्या लोगों का विचार था, लोगों ने किस तरीके से वोट दिया, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। देन वी विल सी दैट द पीडीएस इम्पैक्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत डीप एनालिसिस है कि पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका कैसे इम्पैक्ट होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। तो इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। जीएस पेपर 3 में पीडीएस एक सेपरेट टॉपिक है, तो वी विल स्टडी अबाउट दैट एज वेल। फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑफ द जिनजियांग। जिनजियांग एक चाइना का रीजन है। जैसे इंडिया में कश्मीर में इश्यूज है माइनॉरिटी को लेके, ऐसे वहां पे जिनजियांग में भी इश्यूज है। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेके इश्यू है,
इसी तरीके से जिनजियांग भी एरिया है, तो वहां पे देखेंगे कि हाउ द चाइनीज आर कॉम्प्रोमाइजिंग, जैसे वहाँ की माइनॉरिटी है उनके खिलाफ वायलेंस है और उनके जो ह्यूमन्स राइट है उसको कैसे वायलेट कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द रनिंग ऑन द वेजिटेबल प्रोटीन। यहाँ पे मखाने की बात हो रही है कि मखाना जो होता है प्रोटीन का एक सोर्स होता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मखाना आप लोगों ने देखा ही होगा, कब यूज करते हैं मखाना का? खीर में यूज करते हैं जनरली। इसका पहले फास्ट में यूज होता था, जैसे लोग व्रत रहते थे तो मखाना खाते थे। तो इसीलिए दिस इज इन द न्यूज। नाउ स्टार्ट विद द पहला पेज, पुष्प प्रचंड लॉजेस ट्रस्ट वोट इन द नेपाल। तो अभी ये इनके पास काफी कम सीट थी, फिर भी ये बहुत दिनों से 1.5 साल से प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब जो नेपाली कांग्रेस थी और एक जो सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, सीपीएन यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ये पार्टी थी, इन्होंने मिलकर कहा है कि जब हम दोनों ही मिलकर बना सकते हैं और हमारे पास लार्जेस्ट वोट शेयर है तो हम इनको क्यों प्राइम मिनिस्टर बना के रखें। तो इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया। पहले ये लोग सपोर्ट में थे, अब विड्रॉ कर लिया, तो अब ये लोगों ने सोचा है कि आपस में हम लोग पावर शेयर करेंगे। तो इनका गवर्नमेंट गिर गया है, अब ये अपना गवर्नमेंट प्रूफ करके, जो मेजोरिटी प्रूफ करके अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। ये प्रोसेस तो हमें पता है क्या होता है गवर्नमेंट बनाने का, कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। होती है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी चेंज नहीं होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कांस्टेंट रहती है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट रहता है उसका हाफ प्लस वन। जैसे इनका टोटल नंबर ऑफ सीट है 275, तो जो इनका एब्सोल्यूट मेजोरिटी है 138 होगा। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और कौन सी मेजोरिटी पढ़ा था हम लोगों ने? सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। ये 5 तरीके का हमने मेजोरिटी पढ़ा था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में हमने पढ़ा था, ये चेंज नहीं होता है। और जब भी गवर्नमेंट आपको बनाना होता है तो वहां पे आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्रूव करना होता है। नॉर्मल कंडीशन जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है तो वहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी होगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जैसे इस रूम में अगर टोटल अगर कैपेसिटी है, मेंबरशिप कैपेसिटी है 60 की, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होगा? 31 होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 60 का आधा करेंगे +1। लेकिन मानिए किसी दिन सिर्फ 8 लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं और उसमें से 6 लोगों ने वोट दिया है, 3 लोग चुपचाप बैठे हैं, वोट नहीं दिए, चुपचाप बैठे हैं। तो 6 लोगों ने वोट दिया, तो उस दिन कितनी मेजोरिटी होगी? सिंपल मेजोरिटी 4 हो जाएगी, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि सिंपल मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगा? जो लोग अगर एडमिशन अपना विड्रॉल कर लें, 60 लोगों ने एडमिशन लिया, उसमें से 6 लोग विड्रॉ कर जाए, तो जो 54 लोग बचे हैं उनकी मेजोरिटी, 54 का आधा कितना होगा? 27 + 1 28 होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ में आना? इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। तीन चीज। इफेक्टिव मेजोरिटी में बस ये है कि जो लोग रिजाइन कर देते हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जैसे इंडिया का इलेक्शन हुआ 243 सीट पे, तो 2-3 ऐसे होगा जहां रिजाइन कर दिया होगा ना, जैसे बाद में, या किसी का डेथ हो गया किसी एमपी का, या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में उनको घटा देते हैं और वो इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाती है। इफेक्टिव मेजोरिटी किसी किसी केस में लिया जाता है, जैसे स्पीकर का के खिलाफ अगर रिजोल्यूशन लाना है, रिमूव करना है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काफी मतलब टफ बनाई जाती हैं, जो आसानी से नहीं किया जा सके। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको के पास स्पेशल पावर होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि आप ऑर्डिनरी तरीके से कर देंगे। तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी होगा, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 होता है। और ऐसे केस जहां पे सेंटर स्टेट का पावर कम करना चाहता है, डायरेक्ट उन पे डायरेक्ट इंपैक्ट करने जा रहा है, तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट में चाहिए होता है, और प्लस उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेना पड़ता है, उनके लेजिस्लेचर में जाके पास करवाना पड़ता है। तो ये 5वीं कैटेगरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट केजरीवाल
इंटरिम बिल इन द एक्साइज पॉलिसी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंटिन्यूअसली अगर किसी को जेल में रखते हैं तो दिस विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी कौन सी आर्टिकल में है? विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू लिबर्टी? हाँ, कौन सा आर्टिकल? राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो 19, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ 21 है। यहाँ पे दिया भी होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा, नहीं तो आगे दिया होगा। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट विल बी 21, एंड फ्रीडम ऑफ, हाँ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में बहुत कुछ आ जाता है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जैसे आपका लाइफ कई चीजों से रिलेटेड है ना, साफ इन्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको एक तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जीने का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल लाइफ के जैसे आपका जीने का है, आपको टाइम से खाना मिले और अच्छा घर क्लीन मिले, ये भी सब हो जाएगा, ठीक है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी इसके अंडर में आता है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बहुत एक्सपैंडेड है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंटरप्रिटेशन दिया है कि वो काफी एक्सपैंड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इनको खुद सोचना चाहिए कि उन्हें रिजाइन भी देना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ आरोप है कि आपने करप्शन किया है, आपने ब्राइब लिया है। तो इन्होंने बोला क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन का रूल है, इन पे सिर्फ आरोप लगा है, प्रूफ तो हुआ नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का रूल ये है कि 2 साल की अगर सजा मिल जाती है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अभी केस चल रहा है। लेकिन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बड़े ऑफिस में हैं, तो आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप रिजाइन दे देते हैं, ताकि ये आप प्रूफ कर सकें, जनता को दिखा सकें कि आप साफ हैं, आप अपना चीफ मिनिस्टर होने के नाते पावर का इस्तेमाल करके चीजों को बदल नहीं रहे हैं। लोग इसीलिए नॉर्मल, ये पहले के जमाने में ऐसे होता था कि अगर मिनिस्टर पे कभी आरोप लगता था वो तुरंत रिजाइन दे देता था, कि ये लोग ना कहें कि अरे ये मिनिस्टर है, फिर पुलिस पे भी दबाव बनाएगा, दबाव बना के चीजें बदल देगा। जैसे एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब थे तो वो रेल मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक ट्रेन जा रही थी चेन्नई में, समंदर के किनारे, तो उसी समय साइक्लोन आया। साइक्लोन के कारण वो ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर गई, ठीक है, काफी लोगों का डेथ हुआ। तो उस समय साइक्लोन, पता नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी काफी हो गई तो हम पता लगा लेते हैं कि साइक्लोन कहाँ से गुजर रहा है, अभी टेक्नोलॉजी मजबूत हो गई तो ट्रेन भी मजबूत बनते हैं। पहले तो छोटी वाली गेज चलती थी, काफी छोटी, और उतनी मजबूत नहीं होती थी वो वाली ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे में अब साइक्लोन तो किसी को नहीं पता है, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन दे दिया था, और उनको जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी वो लाल बहादुर शास्त्री कहें कि एज, जैसे कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप इस पे इंक्वायरी भी बैठाइए कि क्यों हुआ, और मैं इस ट्रेन घटना को नहीं बचा पाया तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं रिजाइन करता हूँ, लोगों के सामने फिर जाऊंगा, लोग फिर इलेक्शन में अगर इलेक्ट करें तो माना जाएगा कि लोग गुनहगार नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था, लाख मना करने के बाद भी। लेकिन आज कोई देता है? आज आप सुनेंगे ही नहीं, लोग विरोध करने लगेंगे। तुरंत कोई घटना घटे वहां पे तुरंत लोग कहेंगे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, पूरा मुद्दा ही बदल जाता है। लाख यहाँ का कुछ भी मुद्दा हो, तुरंत कहेंगे कुछ आतंकवादियों का हाथ है, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। नो, तो यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो इनकी मोरालिटी है कि ये देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाज सैक्रोसैंट, एंड आर्टिकल 21 नहीं लिखा है, आर्टिकल 21 हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे सच, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं और वो भी लंबे टाइम के लिए, अभी तो प्रूफ नहीं है ना, आप प्रूफ तो कर नहीं रहे, और 90 दिनों के बाद भी आपने कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे अगर हर आदमी को कोई आरोप लगा दे और जेल में बंद करना स्टार्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं हर आदमी का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी चली जाएगी ना। मानिए कोई भी आपके जिसके विरोध में बोल रहे हैं वो पावर में चला गया और हमेशा आरोप लगा लगा के हर आदमी को बंद करना स्टार्ट कर दे, तो एक एक्सटेंट के बाद कहीं ना कहीं हर आदमी का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में पड़ जाएगा, एंड दैट इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है कि बहुत उच्च स्तर पे है, बहुत ही पवित्र है, तो दैट इज डन हियर।
फिर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कभी भी किसी के घर में चला जाए और बोले कि आप पे करप्शन का आरोप है या आप पे ब्राइबरी का आरोप है और पकड़ लेके जाएगा। इसमें भी अब रिस्ट्रिक्शन लगाने की ये कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि एक प्रूफ होना चाहिए, वो भी सब्सटैंशियल प्रूफ होना चाहिए कि यस कि हाँ इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये भी बोला है। ओके, यहां पे इन्होंने बोला है ये वाली चीजें कि ग्रांटेड रेयर केस, जैसे होता है ना कि बेल एक कॉमन चीज होना चाहिए। जैसे पुलिस आपने आप पे आरोप लगा किसी चीज का, फिर पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, ठीक है, फिर वो पर्सन बेल के लिए अप्लाई करता है, कोर्ट में जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जुडिशरी को बेल पे प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी उतने दिन बिना अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे जब तक केस चल रहा है तब तक आपको जेल में रखना ये किसी भी कीमत पे उचित नहीं है, जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि ये आदमी उतना खतरनाक है कि बाहर जाके या तो एविडेंस को मिटा देगा या तो जो विटनेस है उनको धमकी देगा। ऐसा होता है ना। तो जब तक ये प्रूफ ना हो तो इसके लिए ये है कि उस आदमी को छोड़िए और कुछ जाके वो डराना धमकाना स्टार्ट करे, तब आप बंद कीजिए, उसके बाद बेल ना दीजिए। ये कॉमन होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब उसके बाद बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मानिए मैं 6 महीने 7 महीने मैं जेल में रहा और 2 साल बाद ये प्रूफ हो गया कि ये आदमी बेगुनाह है, इस पे सिर्फ आरोप लगा है, तो वो 6 महीना आदमी फ्री में रहा ना जेल में, उस आदमी के साथ इनजस्टिस हो गया ना। तो इसीलिए कहा गया कि बेल शुड बी द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब ये चीजें कॉमन होनी चाहिए और बेल का रिजेक्शन ये एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए जहां पे लगे कि हाँ ये आदमी कई बार कई तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है, ओनली इन दैट केस। चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं फॉर द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के लिए हमने स्पेशल एक स्कीम बना के रखा है कि उनके लिए स्कूल्स बनाएंगे और जैसे ट्राइबल एरिया में घर के पास बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं तो वैसे हॉस्टल बनाएंगे जंगल वाले एरिया में और वहीं पे वो बच्चे रहेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहले जमाने में जिस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा थी। ठीक है, तो ऐसे केस में पहले स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती थी। स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती थी तो ये अपने हिसाब से करती थी। जैसे छत्तीसगढ़ के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाना है तो छत्तीसगढ़ के लोग आते थे। लेकिन 2023 के बजट में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हम सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करेंगे, टीचर्स, स्टाफ, नॉन स्टाफ। ठीक है, तो ऐसे केस में अब दिक्कत ये आ रहा है कि हिंदी बेल्ट से, और एक और इन्होंने इस पे एलिजिबिलिटी लगा दिया कि हिंदी स्पीकिंग होनी चाहिए, मैंडेटरी कर दिया। अब हिंदी स्पीकिंग जब आपने मैंडेटरी कर दिया तो मैक्सिमम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहीं के जाएंगे। अब दिक्कत है कि यहाँ के लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में। अब उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, उनके जो रहने सहने का तरीका है या जो भी होता है वो बहुत अलग होता है। वो इतना ज्यादा पैसे या जॉब वॉब को महत्व नहीं देते हैं, वो सिर्फ इतना महत्व देते हैं कि कैसे एक नॉर्मल लाइफ जिया जाए। कि जैसे उस दिन भर इतना मेहनत करेंगे कि खाने का इकट्ठा हो जाए, उसके बाद वो सोएंगे, अगले दिन फिर खाने का। यही ट्राइबल लाइफ नॉर्मल होती है। अधिक से अधिक जो थोड़े एडवांस है वो खेती होती करते हैं। जो एकदम ट्राइबल है वो तो गैदरिंग और हंटिंग पे डिपेंडेंट होते हैं कि हंट किया और उसको रात में भून के खा लिया। ठीक है, या गैदरिंग में होता है कि फल फ्रूट्स गैदर किया और उसको खा लिया, इतना होता है। जो थोड़े एडवांस हो गए ट्राइबल वो थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हम जॉब स्पेसिफिक है ना, हम पढ़ाई जॉब के लिए करते हैं। वो थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो स्किलिंग होती है कि हंट करने का स्किलिंग होती है, कैसे अच्छे से पत्ते उत्ते हम लेके आए या कैसे मेडिसिन उसके जंगलों में से निकाल के लाए, ये सब चीजें उनकी होती हैं। तो ऐसे केस में जो यहाँ के लोग जाते हैं, जैसे अब उनका खाना क्या है, जैसे मिड डे मील अगर ये लोग खिलाएं तो यूपी बिहार का अगर स्टाफ रहेगा क्या बनवाएगा, दाल चावल यही बनवाएगा, रोटी सब्जी। उनकी उनकी तो नीड अलग है ना, उनका तो अपना लाइफ स्टाइल है, उनके काम करने का टाइमिंग भी अलग है। जो यहाँ यही दिक्कत आ रही है कि ये लोग जान नहीं पा रहे। ट्राइबल लाइफ अभी भी जो मेन ट्राइबल लाइफ है उनका ज्यादा उनका वो नहीं है कि जैसे क्या बोलते हैं डिजायर, बहुत ज्यादा वो डिजायर नहीं कहते हैं, वो नेचर के साथ बहुत हारमोनी में रहते हैं। एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि वो जैसे एनआईटी ये होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईआईटी के बाद जो स्टेट स्पेसिफिक कॉलेज होते हैं, तो उनका इलेक्शन हुआ था, वो सिलेक्शन हुआ था एक केरला के एनआईटी का जो है। ठीक है,
तो वहां पे वो गए पढ़ने, फिर उनके साथ एक मणिपुर के भी स्टूडेंट थे, वो भी उनके साथ पढ़ते थे। तो अब उनको जैसे अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन बाद 2 साल तक वो पढ़ाई किया, फिर 2 साल बाद कुछ मतलब ये लगा कि घर से बाहर हूँ, घर पे नीड है, तो वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मणिपुर वापस चले गए। जैसे वो नहीं हो, वो ही वॉज वेरी ब्राइट, लेकिन उसको उनको लगा कि यहाँ कोई उतना मजा नहीं आ रहा है, जैसे कि थोड़ा सा अपने ट्राइब्स अपने लोगों के पास रहना चाहिए, तो ही लेफ्ट एवरीथिंग, ही वेंट अवे। तो उन जैसे वो बता रहे थे कि उन लोगों में इतना नहीं होता कि नहीं एकदम जॉब के लिए मरे जा रहे हैं या एकदम हाई जैसे सैलरी के लिए मरे जा रहे हैं, नहीं होता कि यहाँ पे सैलरी दे दीजिए तो लोग 1 बजे तक काम करेंगे, फिर सुबह 3 बजे उठ के काम करेंगे। एमएनसी में यही होता है ना, वो पैसे दे के आपका जीना वो मुश्किल कर देते हैं, कि सिर्फ पैसे देंगे, उसके बाद आपसे रिपोर्टिंग 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 एंड टारगेट बेस पे काम करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्राइबल एरिया में जैसे नहीं होता कि उनके अंदर वो ऑब्सेशन नहीं है चीजों को लेके कि हमें पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। एक लेवल के बाद दे बिकम सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन उनका ज्यादा हाई है हमारी तुलना में। तो दैट इज मेन थिंग। तो यही बात हो रही है कि जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट है, ये कर रहे थे और इनको बना दिया गया फॉर द रिक्रूटमेंट। और इन्होंने जो रिक्रूटमेंट का निकाला है उसमें बोला है कि हिंदी जो होना चाहिए दैट शुड बी द मैंडेटरी। कहीं ना कहीं इसमें दिया हुआ है कि दे मेड द हिंदी मैंडेटरी। ओके, समझ में आ रही है क्या चीज है? यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि किसको किसको कहाँ कहाँ से उन्होंने रिक्रूट किया है, डेटा दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा नॉर्मल अपने वहां स्कूलिंग का सिस्टम है उसी आधार पे, जैसे नवोदय विद्यालय का आपने नाम सुना होगा या केंद्रीय विद्यालय, तो इसमें वो इश्यू नहीं है। इसमें अगर हिंदी, इसमें मेन है कि ट्राइबल एरिया के बच्चों को नहीं पढ़ा दें, इसमें नॉर्मली आप किसी को भी भेजिए तो दिक्कत नहीं होगा, तो ये सेंट्रलाइज है। लेकिन सेम अगर ट्राइबल एरिया में बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पे लोकलाइज चाहिए। अगर आप ट्राइबल बच्चों के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं तो उन्हीं का पर्सन होना चाहिए कि उनको लैंग्वेज भी पता रहे। तो उनका लैंग्वेज भी तो अलग है। छोटा बच्चा एक हिंदी या इंग्लिश नहीं सीखता है। जैसे आप किसी एकदम ठेठ गांव में कहीं पे भी जाएं तो वहां पे एक होता है कि अगर वहीं के लोकल टीचर हैं प्राइमरी के तो उनको भोजपुरी भी आएगा, तो दे कैन कम्युनिकेट इजिली। होता है ना कि एकदम किसी यूपी के ही अपना जो एरिया कुशीनगर या गोरखपुर, इसमें गांव में भेज दिया जाए और वहां पे एकदम दिल्ली के किसी को भेज दिया जाए जिसको हिंदी भी नहीं आती है सही से, वो इंग्लिश स्पीकिंग है और भोजपुरी से उसका कुछ नहीं लेना देना है। तो वो जो बच्चों का नीड है, जो 1 2 3 के बच्चे हैं, उनके नीड को क्या समझेगा कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। और यूपी का अगर कुशीनगर या देवरिया या गोरखपुर या महाराजगंज, अगर इसके किसी गांव में जाए तो यहाँ के बच्चों का अलग नीड है, उनका अलग तरीके का माहौल है। तो दैट शुड बी यहाँ के, जैसे यहाँ पे दिल्ली का आएगा, उसको क्या पता है कि कोई सीजन होता है जहाँ खेती होती है, माँ बाप चले जाते हैं खेती करने, तो बच्चा उस दिन लेट आएगा या उस दिन नहीं आ सकता है, होता है ना हमारे वहाँ। तो ये सब चीजें अगर यहाँ का लोकल है तो उसको सब कुछ पता है कि कब लोग उठ के जाते हैं खेत में काम करने, कब आते हैं, कब फ्री टाइमिंग होती है, ऐसे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं क्या इश्यू है? तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है तो ये आप नोट कर लीजिए, इसी पे आंसर लिखिएगा। ये 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स। Evaluate the effectiveness of a centralized recruitment system in addressing the teacher shortage in Eklavya model residential school. Evaluate the effectiveness of a centralized recruitment system in addressing the teacher shortage in Eklavya model residential schools. इन्होंने लॉजिक क्या दिया था इसके लिए? लॉजिक ये दिया था कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस हो जाएगा अक्रॉस द इंडिया, कि जो सिलेबस होगा या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो अलग अलग नहीं होगा। दिक्कत ये थी जब ये लोकलाइज था तो लोकल रिजर्वेशन देते थे, जैसे स्टेट लिस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट न्यूज, काजीरंगा वुमेन्स फॉरेस्ट गार्ड हेल्प फ्लड हिट एनिमल्स बाय द पेट्रोलिंग हाईवे एडजॉइनिंग रिजर्व। एडजॉइनिंग का मतलब जस्ट जो बगल में, अभी जो जिस तरीके से वहां पे फ्लडिंग सिस्टम है, तो जो रोड्स ओड्स कॉमन है उसमें भी काफी ज्यादा फ्लडिंग है। ठीक है, तो वहां पे जो पहले की तुलना में जो वीमेंस को अब रिक्रूट करना स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने देखा है कि जो जो एक्सीडेंट होता था या जो कैजुअलिटी एनिमल्स का होता था फ्लड टाइम पे, वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वीमेंस का जो करीबी है नेचर के साथ वो ज्यादा है और वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा तरीके से सेंसिटिविटी से काम करते हैं।
यहाँ पे एक चीज दिया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोग कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, किस लिए पढ़े थे? वन हॉर्न राइनोसेरस और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा राइनोसेरस वहीं पे है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसके दूसरे तरफ कार्बी एनलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है, इसको नोट कीजिएगा, ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और ये ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। कार्बी एनलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द ऑटोनॉमस है। यहाँ पे जो ट्राइबल का पावर है, ट्राइबल काउंसिल का पावर है, वो बहुत ज्यादा है। और जो काजीरंगा के जस्ट दूसरे साइड है, हिल के एक साइड काजीरंगा है, हिल के दूसरे साइड कार्बी एनलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है, असम में ही है। असम एंड नागालैंड के बॉर्डर पे है, उसके पास दीमापुर स्टार्ट हो जाता है। यहां पे दिया है नेट टैक्स रिसिप्ट 95.5% अप एंड कारपोरेट टैक्स सेयर्स 36%। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या क्या आता है? एक होता है कि जो हमारा पर्सनल इनकम होता है, तो यहाँ पे उसमें भी इंक्रीज है पर्सनल इनकम टैक्स। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कॉर्पोरेशन अपना अर्निंग करते हैं तो उनपे एक कॉर्पोरेट टैक्स अलग से लगाया जाता है, दैट इज ऑल्सो 36% इसका टोटल है। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये वाला न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा था कि एक जो आईएएस की कैंडिडेट थी जो सेलेक्ट हुई हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि मुझे रेड लाइट चाहिए अभी से ही, अभी प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन टाइम में ही उनको रेड लाइट चाहिए था, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए था, ओके। अब उनकी मदद, अब ऐसे वो इतना ज्यादा अति कर दी थी कि उस पे जैसे होता है ना, प्रोबेशन टाइम होता है कि अभी सिर्फ आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है, आपको टोटल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। आपके ऊपर एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो आपको ट्रेनिंग देता है। अब जनरली 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही आपको देखा जाता है कि काम सही चल रहा है तो उसी अनुसार वो पोस्ट दे देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डिले करते हैं या तो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड करने लगी कि अभी मैं प्रोबेशन में हूं, तभी मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे पूरे स्टाफ चाहिए, बंगला चाहिए, ड्राइवर चाहिए, कांस्टेबल चाहिए, ठीक है। और पूरा वीडियो बना बना के डिमांड करने लगी सोशल मीडिया पे। चीजें इतनी ज्यादा अति हो गई कि ये खुद ही लाल बत्ती लगा के घूमना स्टार्ट कर दी। इनके पिताजी पहले से ही आईएएस ऑफिसर थे, तो प्रेशर बना के सब कुछ दिलवा दिए, इनको बंगला मिल गया। अब ये फोटो खींच खींच के डालने भी लगी। तो अब क्वेश्चन हो जाता है कि भाई लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे कि अभी प्रोबेशन में तभी कैसे इनको मिल गया। तो जब ये सब चीजें मुद्दा उठी तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने केस कर दिया कि इनको कैसे मिल गया। तो बाद में जब जांच चला तो पता चला है कि इन्होंने फर्जी विजुअल इम्पेयर्ड, अंधे होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और उस कैटेगरी से थी नॉर्मल, उस कैटेगरी से इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। फिर ये भी पता चला कि ओबीसी का इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। ओबीसी में अब मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 8 लाख से नीचे इनकम होनी चाहिए। और इनके पिताजी अभी लास्ट ईयर इलेक्शन लड़े हैं तो उसमें अपना वेल्थ दिखाए थे कि उनके पास 40 करोड़ का वेल्थ है। ये जो खुद है इनके इनके नाम से 8 करोड़ का वेल्थ था। तो ये सब चीजें बाहर आई 3 दिन पहले। अब इनकी मदर का भी एक वीडियो आया है, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि इनकी मदर बंदूक लेके एक फार्मर्स को कह रही हैं कि ज्यादा हमें कानून मत सिखाओ, ये जमीन मेरा है, ठीक है। और वो फार्मर्स कह रहा है कि ये तो कोर्ट में है, जमीन तो मेरा है। तो फिर वो बंदूक दिखा के बोलेंगे कि कानून मत सिखाओ हमें ज्यादा कि मतलब कोर्ट में क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो अभी आया है, तो ये फिर से केस का मतलब इस पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखिए कितना अति था। एक तो जब चोरी छुपे हुआ तो शांत रहना चाहिए ना, वो इतना ज्यादा अति कर दी थी कि ना, हद से ज्यादा, कि वो क्लिप बना के डाल रही थी कि मुझे रेड लाइट चाहिए, वो पूरा डिमांड कर रही थी कि मेरे पीछे एकदम वो नहीं फिल्मी स्टाइल में चलना चाहिए, 2-4 गाड़ी आगे 2-4 गाड़ी पीछे। तो अब इनके पीछे मतलब अब काफी कुछ चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों का जो विश्वास था कि आईएएस पे, कि आईएएस का प्योर होता है, अभी तक लगता था सब चीजों में घपले हो सकते हैं, आईएएस पे तो बहुत ट्रस्ट था लोगों को। लेकिन इसके बाद तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट आईएएस पे भी तो गिरा है, क्योंकि इनका
6 बार इनको बुलाया गया था एम्स में एग्जामिनेशन के लिए। जो विजुअल एक होता है ना आईएएस का एग्जाम है, वो पकड़ लेते हैं, इनको भी पकड़ लिया होता। बहुत बड़ा इसमें सोर्स था या बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आईएएस में जल्दी नहीं हो पाता, रेयर केस में होता है। मैंने भी देखा है, जैसे मेरे ही साथ एक विजन में भी काम कर रहे थे, तो उनका इसी साल 2023 वाले में 212 रैंक आया है। तो लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस का बनवा लिया था। ईडब्ल्यूएस का बाद में प्रूफ नहीं कर पाए तो नहीं दिया है। रैंक आने के बाद भी 212 पे कम से कम आईपीएस उनको मिल गया होता, लेकिन ईडब्ल्यूएस से उनका था, फर्जी था तभी तो अभी तक उनका नहीं आया पोस्टिंग, तो अभी भी विजन में ही है, विजन में अभी भी है वो। तो उनका दिक्कत ये था कि उनका जो प्रीलिम्स था वो ईडब्ल्यूएस से ही क्वालिफाइड था। जैसे उनका जो क्वालिफिकेशन प्रीलिम्स का था ईडब्ल्यूएस से था, तो जब पहले स्टेज में आप फेल हो गए होते तो आगे का कोई बात ही नहीं होता है, तो उनको नहीं दिया है। अभी भी है, वो पढ़ा रहे हैं विजन में, शशि शेखर नाम है। ओके, तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि इस चीज बस ये दिखाने का ये था कि मतलब कैसे किस लेवल पे चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द विड्रॉ अर्बन नक्सल बिल अपोजिशन इन द महाराष्ट्र। तो ठीक है, ये अर्बन नक्सल बिल, अर्बन नक्सल क्या है, व्हाट इज दिस अर्बन नक्सल? नक्सल क्या है? एक दिन बताया भी था मैं। जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि वर्कर्स के पास सारे राइट्स होने चाहिए, जैसे कैपिटलिस्ट से सब कुछ छीन के या जमींदार से सब कुछ छीन के वर्कर्स एंड लेबरर में बांट के सब लोग मिल के काम करें, और उसमें जो प्रोड्यूस हो वो सब में बांट दिया जाए, आउटपुट इक्वली जाए, तो वो होता है कि एक आइडियोलॉजी होता है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बहुत से थिंकर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग थॉट दिया है। तो उसमें जैसे मार्क्स आ जाते हैं, लेनिन आ जाते हैं, माओ आ जाते हैं। लेनिन एंड मार्क्स, मार्क्स जर्मनी के थे, लेनिन रशिया के, रशियन रिवॉल्यूशन उन्हीं के अंडर में हुआ था, और माओ जो थे चाइनीज रिवॉल्यूशन उनके अंडर में हुआ था। अब इंडिया मैक्सिमम अभी माओ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम वर्कर जो है वो लेबरर है, खेत में काम करते हैं। माओ ने क्या कहा था कि जो वर्कर्स हैं उनका एक मेन पार्ट जो खेत में लेबरर हैं वो भी हैं, जो खेत के मजदूर हैं। ठीक है, अब इंडिया में या तो माओइज्म, माओइस्ट आप सुनते होंगे, या तो नक्सलाइट सुनते होंगे। नक्सलाइट इसलिए कि सेम विचारधारा का जो स्टार्ट हुआ था, पहली बार वायलेंस जो स्टार्ट हुआ था ऑन द नेम ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी, वो नक्सलबारी एक गांव था वेस्ट बंगाल में, वहां से हुआ था, इसीलिए उसको नक्सलबारी मूवमेंट कहते हैं, और इस तरीके के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को नक्सलाइट कहते हैं। तो नक्सल वेस्ट बंगाल में, नक्सलवादी एक गांव था वेस्ट बंगाल में, चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। जो मेन लीडर थे चारू मजूमदार, और चारू मजूमदार खुद ही जमींदार थे, तो उन्होंने क्या बोला कि या तो खुद अपना जमीन दे दिया सारे मजदूरों को, और जितने भी जमींदार थे उनसे बोला कि आप लोग भी बांटिए, नहीं तो हम गोली मार के ले लेंगे। तो वहीं से उन्होंने जो नहीं दिया उसको बंदूक की नोक पे जमीनें छीन के बांटना स्टार्ट किया था, इसीलिए उसको नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। ओके, अब आ गया अर्बन नक्सल। अब दिक्कत यह है कि जैसे नक्सल, अर्बन नक्सल बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। नक्सल तो ऐसे लग रहा है कि वायलेंस की बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जेन्यून चीजें भी तो हो सकती है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इक्वालिटी की बात, कि जो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वर्कर्स को सही से पैसे नहीं दे रहा है, या वर्कर्स का कभी तबीयत खराब हो जा रहा है, तो उसको दवा भी देनी चाहिए, दवा करने के लिए। जैसे अभी बात चल रही है कि अंबानी जी इतना बड़ा वो शादी कर रहे हैं अपने बेटे का, ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन ये भी तो है वर्कर्स के साथ जस्टिस करने के लिए उनको भी तो बुलाना चाहिए, वही तो मेहनत करते हैं तो कमाया है। तो ऐसे ऐसे लोग लॉजिक देते हैं, दिस इज जस्ट फॉर द जोक। लेकिन नॉर्मल ये है कि जब मैं यहाँ पे कुछ खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, तो आई हैव टू गिव द व्हाट इज द जस्टिस, व्हाट इज द इक्वालिटी, जहाँ पे कभी वायलेंस हुआ या कभी जुल्म हुआ, एंड क्या राइट्स हैं वर्कर्स के, ये बताना स्टार्ट करूंगा। तो जो इंटेलिजेंसिया होती है अर्बन एरिया में, वो जब इन सब चीजों की बात करती है, जैसे जेएनयू में होता है, जेएनयू के लोग इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं, उनके प्रोफेसर या जो भी, तो उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या भड़का रहे हैं लोगों को हिंसा करने के लिए अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट।
आर यू गेटिंग ना? तो जो अर्बन एरिया में इंटेलिजेंसिया है उसको अर्बन नक्सलाइट के नाम से आजकल डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। मतलब मीनिंग ये है कि एक आइडियोलॉजी है जो बात कर रही है, नॉर्मली भी कभी भी आप जब जस्टिस इक्वालिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेटिव सेक्शन है या क्लास है उसके खिलाफ तो बात करना ही पड़ेगा। और जो वर्कर्स का राइट है, या जो जैसे मैं अब यहाँ खड़ा होकर ये बात करने लगूं कि कैसे इक्वालिटी आएगा, तो जो लैंड का एक सीमा है, जो लैंड जिनके पास बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं जिनके पास कुछ भी लैंड नहीं है, कुछ ना कुछ उनको तो मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट अपनी लैंड से दे दे। आर यू गेटिंग ना? तभी तो जस्टिस होगा, क्योंकि दे आर द, उनका तो कंडीशन शुरू से वही रहा है। अगर किसी के पास एक लिमिट से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, जैसे मैं अगर कहूं कि जो बहुत सुपर रिच है उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, जो गरीब है उनको सब्सिडी मिलना चाहिए, तभी तो सर्वाइवल होगा। कहीं ना कहीं जो अगर माइनिंग में, जैसे किसी एरिया में माइंस बना दिया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाके माइनिंग कराने लगा, तो जो उस एरिया के लोग हैं उनका भी तो अधिकार बनता है कि जो बेनिफिट हो तो उनको भी मिले। मानिए जंगल में लोग रह रहे हैं किसी 10 किलोमीटर एरिया में, फिर एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया कि आप जाके वहां पे कोयला है या नीचे आयरन है निकालिए, वो गए। तो वहां पे पहले क्या करेंगे, उस गांव को हटाएंगे ना 10 किलोमीटर जो एरिया में जो है, तभी तो नीचे खोदना स्टार्ट करेंगे। फिर जब नीचे खोद देंगे तो फिर वो जमीन उपजाऊ तो रहेगा नहीं, खोखला हो जाएगा जगह जगह जब आप माइनिंग करेंगे। फिर वहां पे जो केमिकल्स निकलेंगे आसपास के, जो उनके नदी होंगे या जमीन के नीचे स्टोर्ड पानी होगा, उसमें भी तो वो सीपेज से जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं उनका पानी बीमारी होना स्टार्ट होता है। आप देखिएगा ट्राइबल एरिया में जहां पे भी माइनिंग होती है वहां पे जो बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, कैंसर, स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो सब काफी कॉमन है। रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे आस्थमा, दम्मा, ये सब चीजें होती है ना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है। ये वाली टीबी का, आप माइनिंग एरिया में टीबी भी बहुत होता है। तो ऐसे केस में जहां के लोग हैं उनके राइट्स की आप बात नहीं करते, उनको आप हटा दे रहे हैं। अब उनको कहते हैं कि पेपर लाइए तब आपको पैसे मिलेंगे। नॉर्मली जो ट्राइबल एरिया है उनमें पेपर नहीं होते हैं। आप नॉर्मल ऐसे किसी गांव में जाइए तो लोगों के पास पेपर नहीं होते हैं, वो दादा परदादा बहुत पुराने जमाने से चलते आते हैं, वो लोग अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कराते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी काफी हाई होता है, जो चार्जेज होते हैं। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, आप ही का लैंड है, भले आप ट्रांसफर करा रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गांव में लोगों के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब उस जमीन पे रह रहा हूं, पेपर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। सडनली अगर आके कोई पेपर मांगना स्टार्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि किसी भी गांव में जाइएगा आधा लोगों के पास नहीं पेपर होता है, उनको हटा देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में ट्राइबल एरिया में विरोध होने लगता है। और जो अर्बन इंटेलिजेंसिया है, जो ये लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक इमोशन, इम्पैथी आती है उन लोगों के लिए, तो वो लोग लिखना भी स्टार्ट करते हैं, उनको भी अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। जैसे एक दो मत है इसमें, एक है कि जिन्यून मैं अगर कर रहा हूं, जैसे आप, जैसे नक्सलाइट का कभी कभी लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सच में अब जब आप उनकी जमीन ले रहे हैं तो वो अगर आपके खिलाफ बंदूक चलाना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो उसमें क्या बात है। जैसे ये अपनी एक है राइटर अरुंधति रॉय, उनके खिलाफ अभी फिर केस स्टार्ट किया है, तो वो काफी न्यूज में रहती हैं। तो उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि नक्सल्स आर नथिंग बट दे आर द गाधी विद गन्स, गाधी विद द गन्स। वो अपने जस्टिस की ही तो बात करें, गाधी भी तो जस्टिस की बात करते थे। वो भी तो, जो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे गांधी की लीडरशिप में, तो वो भी तो कह रहे थे कि जो अंग्रेज है इनजस्टिस कर रहे हैं। तो जो नक्सलाइट है कहीं ना कहीं वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारा जल, जमीन और जंगल, ये तीनों का ही तो बचाव कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि दिल्ली दे दो, लखनऊ दे दो या कोई शहर दे दो। वो तो कह रहे हैं बस हमारा जो एरिया है इसमें आप एंट्री मत कीजिए, इससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, आप जबरदस्ती कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? तो ऐसे भी जो राइटर्स हैं, जो पेपर में भी, जैसे अरुंधति रॉय को कहा जाता है कि ये नक्सल सिंपैथी है, अर्बन नक्सल, तो ऐसे में अर्बन नक्सल का मिसयूज होने लगा है। और महाराष्ट्र के बिल जो है, गवर्नमेंट जो है वो बिल लेके आ रही है कि जो लोग ऐसे भी एक्टिविटी में आएंगे उनको पनिश किया जाएगा। अब अपोजिशन कह रहा है कि इसमें तो फिर तो आपके जो भी विरोध होंगे, अब कैसे आप डिफरेंस करेंगे? कोई भी जस्टिस की बात करेगा लगेगा कि वो वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। जैसे मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जस्टिफाई करने लगा कि अगर कोई कंपनी जाके पल्यूट करती है या उनको ओवर एक्सप्लॉइट करती है, वो इनके अगेंस्ट में है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। और जब तक केस चलेगा 6 महीना मुझे झेलना पड़ेगा।
बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन सब केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं एकदम सही ग्राउंड पे होके भी 6 महीना रह के आऊंगा। अभी देखिएगा कई लोगों को पकड़ के ले गए थे। एक उषा वो थी चतुर्वेदी, उनको पकड़ के ले गए थे। उषा भारद्वाज थी, आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर थी, उनको कुछ नहीं तो 2 साल जेल में रह के आना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे केस में वो जस्ट यही मतलब एडवोकेसी कर रही थी। जो ट्राइबल पीपल है वहां पे वो जाती थी, उनके बीच में रह के उनके राइट्स की बात करती थी। पुलिस पकड़ के ले गई, प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन 2 साल उनको जेल में रहना पड़ा। तो ऐसे केस में ऐसे लॉ का मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है। चीजें समझ में आ रही, इसीलिए वहां की जो अपोजिशन है वो इसका विरोध कर रही है। अर्बन नक्सल क्लियर हो रहा है क्या है? ईडी कैन नॉट मेक अरेस्ट अंडर द पीएमएलए ऑन ए विम्स। तो यहां पे है जो अभी हमने देखा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था वो मेनली आया था कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी स्मगलिंग होती थी, ट्रैफिकिंग होती थी, उसके लिए आया। धीरे धीरे इन्होंने लाके ब्राइबरी एंड करप्शन में ला के दिया, और धीरे धीरे इन्होंने और भी एरिया में एक्सपैंड कर दिया। अब यहाँ पे है कि ये जो लॉ है लॉट ऑफ पावर दे देती है ईडी के पास। ईडी के पास इतना पावर होती है कि बिना जस्टिफिकेशन के भी जाके ये पकड़ के लाते हैं। और अभी तक जो रिपोर्ट आई है उनमें मैक्सिमम है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जैसे लोगों ने 4 महीना 6 महीना 8-8 महीना जेल में रखा और बाद में आया कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, उनको छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो 7-8 महीने उससे ये हो रहा है कि अपोजिशन के भी अभी हाल ही में अपोजिशन के एमएलए एमपीज एंड मिनिस्टर को भी पकड़ के ले गए। अभी हाल ही में देखा था 2 चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ के ले गए। तो कहीं ना कहीं मिसयूज बहुत होने लगा है इस लॉ का, जितना यूज नहीं है उतना मिसयूज है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कोई भी ऐसा केस है तो एक तो पहली बात कि जब आप पकड़ने आए तो एक लिखित में लिख के रीजन दे कि किस बेसिस पे आप आके अरेस्ट कर रहे हैं, कि क्या गिल्ट है, उसको रिटर्न में दीजिए। एक चीज ये हो रही है, और दूसरी ये हो रही है कि आपके पास सब्सटेंशियल ग्राउंड पहले ही होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप कहें कि शक है और बाद में आप सबूत जुटाएं। पहले आप सबूत लेके आइए, तब जाके अरेस्ट कीजिएगा। ये सब चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट चला रही है। चीजें समझ में आ रही है? एक इसकी हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जब हम लोग लाए थे, तो मेनली इसका पर्पस था कि टू ब्रिंग द यूएन का जो था कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, खासकर ट्रैफिकिंग ऑफ द ड्रग्स काफी ट्रैफिकिंग होता था बॉर्डर एरिया पे, उसको रोकने के लिए लाया गया। धीरे धीरे हमने आईपीसी को भी ला दिया, आईपीसी के भी कुछ एरिया को लेके आए, और कुछ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को लेके आए। ठीक है, और भी धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया काफी हमने इंक्रीज कर दिया। अब दिक्कत है कि यहाँ पे ये है कि पहले था कि ये प्रूफ होना था कि क्राइम में पैसा इन्वॉल्व है। पहले था कि क्राइम हो पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन इलीगली आपने पैसा एक्वायर किया है ये नहीं था। इलीगली पैसा एक्वायर किया है जब तक उस पैसे से क्राइम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कुछ करप्शन किया, कुछ पैसे लिए, लेकिन उसको मैंने पैसे दे दिया कि बंदूक खरीदने के लिए या ड्रग स्मगलिंग के लिए। खासकर जो मेन मुद्दा था ड्रग स्मगलिंग था। 1980 के खिलाफ के आसपास ड्रग स्मगलिंग काफी चरम पे था, एकदम हाइट पे था। ये जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके अंडर में यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया कि सभी कंट्रीज को एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे ये ड्रग स्मगलिंग को कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट भी लेके आई, लेकिन धीरे धीरे इसका मिसयूज इतना होने लगा है कि अब क्वेश्चन ये होने लगा कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था इस एक्ट को, कि मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट 2020 में इसको अमेंड की है, 2022 में अमेंड की है, 2020 में अमेंड किया, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि अब अमेंडमेंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट बाद में चेंज कर दे कि जरूरी भी है। अगर हटा दें, मिसयूज हो रहा है लेकिन हटा दें, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत पड़ेगा। लोग इसका, जैसे जो लोग डरते हैं थोड़ा बहुत कि मनी लॉन्ड्रिंग ना करे या स्मगलिंग ना करे, वो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए ये 2 केस याद रखिएगा। एक केस था निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें इसको डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज नल एंड वाइड, कहा कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन दोबारा विजय मदन लाल चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इसको हेल्ड किया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या हिस्ट्री, कैसे स्टार्ट हुआ।
और कैसे चेंज हो रहा है, कैसे मिसयूज हो रहा है, ये सब चीजें इसकी मेन है। नेक्स्ट न्यूज में ये एनालिसिस है कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कत ये था कि ये इलेक्शन के टाइम पे बड़ी अजीब अजीब तरीके की ओपिनियन आए, फिर एग्जिट पोल आया और जो रिजल्ट आया बड़ा ही डिफरेंट था, ठीक है। फिर जो इलेक्शन कमीशन का भी कुछ रिपोर्टिंग हो रही थी, इलेक्शन कमीशन शुरू में रिपोर्ट किया कि जो हमारा इस बार का वोटर्स है वो काफी ज्यादा निराश है, वो वोट करने ही नहीं गया, काफी डिफरेंस है लास्ट ईयर के इस ईयर में, डिफरेंस है। लेकिन लास्ट में देखा गया तो वोटर्स ऐसा नहीं था निराश था, वोटर्स गया वोट देने और नियर अबाउट 66% वोटर टर्नआउट था, जो लास्ट टाइम का जो था उससे 1% कम था। लेकिन तब भी ये ओवरऑल जो इंडिया का हिस्ट्री है वोटर्स टर्नआउट का, उसमें टॉप 3 पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि डिफरेंट ओपिनियन आए थे, डिफरेंट एग्जिट पोल आया था, रिजल्ट काफी डिफरेंट रहा था। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था उसका भी रिपोर्टिंग से जो हमारा ओवरऑल बाद में आया वो भी टर्न आउट भी काफी सही आया। इसका मतलब जो लोग थे, मतलब इंडिया में जो डेमोक्रेसी कहा जाता है और खासकर लोगों के कारण जो इंटरेस्ट इलेक्शन में कहा जाता है वो अभी भी बना है। ऐसा नहीं है, जैसे अभी देखिएगा ईरान में इलेक्शन हुआ है, 40% के आसपास टर्न आउट गया है। तो कहीं ना कहीं और देशों में, यूरोप में होता है काफी कम जाता है, लेकिन इंडिया का अभी भी 66% के आसपास बहुत माना जाता है कि 66% वोट देने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिक्कत है कि लोगों का अलग अलग चीजों पे विश्वास कम हुआ है। लोगों का इलेक्शन में विश्वास नहीं कम हुआ है, लेकिन इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है। जैसे ईवीएम से रिलेटेड चीजें थी, वहां पे लोगों को था कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ऐसा था कि इनपार्शियल इंस्टीट्यूशन है, उसको लेके लोगों में जो पहले उसमें ट्रस्ट था उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लोगों ने उसको भी क्वेश्चन किया है, ठीक है। लोगों ने जो इस बार, पहले होता था कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी लोग इलेक्शन में वोट देते थे, लेकिन अब लोगों का आइडियोलॉजी नहीं रहा है, कभी भी लोगों की शिफ्टिंग बहुत इजी हो गई है। जैसे होता है ना कि इस विचारधारा को मानते हैं, लेकिन अभी देखते हैं खासकर ये एमपी एमएलए में देखिएगा कि अभी वो किसी और के पार्टी से जीत के आते हैं तुरंत वो बदल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में रहेगा, परसों सपा में जाएगा, उसके बाद आप में चला जाएगा। होगा ना कि एक ही आदमी कहेगा कि अब मैं जिंदगी भर बीएसपी के आइडियोलॉजी पे चलूंगा कि दलित मूवमेंट में काम करूंगा, लेकिन तुरंत वो बीजेपी में आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये जो आइडियोलॉजी है, खासकर जो एमपीज एमएलए है, उनका कोई स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी नहीं है, काफी जल्दी वो फ्लक्चुएट हो रही है। और खासकर अब माना जाता है कि वो पैसे की आइडियोलॉजी हो गई है, जहां पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे, जहां लगेगा कि जीतने वाली पार्टी है वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने देखा है कि ये रहा है। ओके, अब अलग अलग लोगों का जैसा है कि 17% ऑफ इंडिया का है कि ईवीएम में ट्रस्ट नहीं है, जो इन्होंने अभी सर्वे किया है। ये सर्वे लोक नीति एक एनजीओ है, उसका सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज, इस पे ये लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो इनका ये है 43% indicated some trust into it, ठीक है। नियरली 30% इंडियन ऑल्सो मेंशन डिक्रीज ट्रस्ट इनटू द ईवीएम्स। तो ओवरऑल जो ईवीएम पे ट्रस्ट है लोगों का वो थोड़ा सा कम है। जो मोदी जी के प्रति एक तरीके से था पहले श्रद्धा 2019 तक, वो कम हुआ है। 2019 तक में जो था उसमें 28% जो अभी है वो गिरावट आई है, कि उनका मानना है कि जो मोदी जी का गवर्नेंस प्रोसेस है वो थोड़ा सा डेंट हुआ है। 33% मेंशन दैट की डेंटेड, डेंटेड का मतलब होता है कि कुछ भद्दापन आ जाना, मतलब कहीं ना कहीं आप में एक होता है ना कि निशान लगा देना। डेंट का मतलब होता है कि कहीं कोई साफ सुथरा चीज है उसमें आप निशान लगा दीजिए, दैट विल बी द डेंटेड। तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज में डेंट आया है अभी भी, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी उनकी जो पॉपुलैरिटी एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था वो ज्यादा था। लेकिन पिछली बार से जो राहुल गांधी का था कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, वो काफी ज्यादा उछाल आया है। जैसे जिस तरीके से उनका 5-6% लोगों का था, अभी 28% लोगों का सपोर्ट था इस इलेक्शन में कि हाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही विल बी फिट, मतलब ऐसा चीजों उभर के आई है, कहीं ना कहीं ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके का जो लोगों का रिएक्शन था वहां पे आया है। यहाँ पे है कि पहले 2019 तक ये था कि लोग अंधभक्ति से गवर्नमेंट में वो विश्वास कर रहे थे कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन इस बार 67% लोगों ने कहा कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं एज ए सिटीजन। तो इसमें भी इंप्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है, लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। 20% अभी भी है कि नहीं ठीक है, जो है वो गवर्नमेंट है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ओके,
58% का ये था कि गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, इस बार था कि गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो डेवलपमेंट अच्छा होता है। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है, आप देखिए जैसे केरला के लोगों से बात कीजिए तो उनमें यह है कि 5 साल इसको रखो, 5 साल इसको रखो, वो कंटिन्यूटी में नहीं चलाते, वो बदल देते हैं तुरंत, कितना भी अच्छा काम करें अगली बार बदलते हैं। जैसे ये राजस्थान में भी ऐसा चल रहा था, एक बार एक को देंगे, दूसरी बार दूसरों को देंगे। उनका मानना है कि जब गवर्नमेंट को हटाते रहते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा अच्छा होता है, वरना गवर्नमेंट एक तरीके से मोनोपोली करने लगती है, अपनी मनचाहा जो हुआ हुआ वो चलाने लगती है। तो ये विचारधारा जो है वो अब थोड़ी इस बार, जैसे 2019 में लोगों का, ज्यादा लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार 58% ने कहा कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। 32% ने सिर्फ कहा है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में रहेगी तब डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल इसमें यही एनालिसिस है कि क्या डिफरेंट ओपिनियंस है, मैक्सिमम हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे देखिएगा कि जो बीजेपी का डिफीट हुआ है अयोध्या में, तो उसको भी लेके ये है कि जो विचारधारा वो हिंदुत्व का लेके जितना सोच रहे थे बेनिफिट होगा, जल्दी जल्दी में जो इनॉग्रेशन किया था राम टेम्पल का इन द अयोध्या, उसका भी कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट ही है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सोच रहे थे वो मिला नहीं है बीजेपी को उसका। इस बात जैसे लास्ट टाइम लोगों के दिमाग में सिर्फ चल रहा था नेशनलिज्म, भारत पाकिस्तान, ये सब चीजें, इस बार लोगों ने जो बेसिक्स चीजें हैं कि इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी या जो प्राइस राइज की बात थी, इन्फ्लेशन की बात थी, उसको भी लोगों ने एक तरीके से देख के इस बार वोटिंग प्रोसेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो पीडीएस इंपैक्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। यहां पे ये कह रहे हैं कि जो पीडीएस पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे आप जाते हैं तो आपको राइस, व्हीट, सीरियल्स, ये सब चीजें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे मिलेगा। अब यहाँ पे दिक्कत है कि ये पीडीएस सिस्टम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाने में काफी मददगार होती है, खासकर यहाँ पे जहाँ पे जॉब्स काफी कम है, हंगर एंड पॉवर्टी काफी कॉमन है। ऐसे केस में पीडीएस काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। लेकिन पीडीएस में भी कुछ दिक्कत है। पीडीएस में जो मेन दिक्कत है कि कुछ लोग जो लायक हैं कि उनको चावल और अनाज मिलना चाहिए, वो लोग कभी कभी बाहर हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होता है। आप देखिएगा कि बहुत से लोगों का है, जैसे कि ये गांव में लोग खेतों में काम करते हैं तो ये रीड नहीं कर पाता है, जो आधार का रीडिंग है, बायोमेट्रिक्स, तो इसके कारण कई लोग बाहर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो लोग नॉन एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, उनको इंक्लूड किया जाता है। आप देखेंगे कि अच्छे खासे जो वेल ऑफ होते हैं वो जाके चावल वावल ला के बेच देंगे जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद है। आप गैस के भी कनेक्शन में भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे कि जिनको जरूरत थी उनको वो चीजें नहीं मिली। तो ये चीजें सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और खासकर इसको इंक्लूजन एरर्स कहते हैं। इंक्लूजन एरर्स एंड द एक्सक्लूजन एरर्स। इंक्लूजन एरर्स ये हुआ कि जो लोग लायक है उनको इंक्लूड नहीं किया, और जो लोग लायक नहीं है, वेल ऑफ है, वो लोग बेनिफिट्स को लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस इसी पे है। दूसरी चीज क्या है कि इफिशियंस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं है, खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉस होती है। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा ये है कि जब हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड्स गवर्नमेंट के पास कुछ और चलेगा, लेकिन जो लोगों तक मिलता है वो काफी बेकार हो जाता है, बीच में ही चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें। चौथी चीज ये है कि पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब होता है कि रास्ते में जो कोटेदार या ये लोग होते हैं वो भी काफी चीजें उसमें मिलावटी करने लगते हैं, तो ये लास्ट स्टेज पे होता है। ओके, पांचवा चीज क्या है, आप लोग भी कुछ बताइए। क्या आप लोगों को तो ये तो देखते होंगे, मतलब मैनिपुलेशन होता है जो मेजरमेंट का है। हम्म। पैसा दे ले लीजिए। और टाइमिंग भी नहीं फिक्स हो। हम्म। हम्म।
और लोगों को भी पता नहीं चलता, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो टाइम से जा भी नहीं पाते हैं। जैसे 5 को दिया, उनको लगा कि अगले महीने भी 5 को मिलेगा, तो वो जैसे 10 को दिया तो फिर वो चीजें चेंज हो जाती है, डेट चेंज। ऐसे रूल तो ये है कि वो पूरे महीने बांटे, और जब बांटना है तो वो लिख के रखें। लिख के क्लियरली बताना होता है कि आपको कब देंगे, कब टाइमिंग होगा, ये सब चीजें बतानी होगा, वो सब बायोमेट्रिक वाली चीज। लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक में वो किसी किसी का और करवा ले। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। ये वाली अभी इशू आ रही है। तो ये सब चीजें इशू है, तो वही पीडीएस का इन्होंने कहा है कि ओवरऑल क्या है, इन्होंने कहा कि इससे जैसे गरीब लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्चा बहुत बच जाता है, क्योंकि अगर गरीब के लिए ये छोटे छोटे पैसे बहुत मायने रखते हैं। और अगर ये सब चीजें अगर जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे ले जाने में ये भी काफी इम्पैक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को इन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास डेटा भी बहुत लैकिंग है, और सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो इन्होंने बात कही है। हम्म। हम्म। लेकिन फिर भी होता है कि जो एकदम मजदूर, मैं मानिए जैसे ऐसे लोगों के लिए जिनका, जैसे आप जाइएगा ये जो नदी वाला एरिया है, तो कई ऐसे फैमिली मिलेंगे जैसे वहां पे विधवा महिला है और उसके बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे फैमिली के लिए एक एक पैसा बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम्म हम्म हम्म। हम्म। यही तो, इसी को तो इन्होंने लिखा है कि ये सबसे बड़ा दिक्कत है, इंक्लूजन एरर एंड एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो एक तो उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, और चीजें हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, कि वो इतने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता भी नहीं है, उतने पढ़े लिखे भी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ये भी कह रहा है कि आधार लाइए, आधार के पास बैंक अकाउंट लाइए, बैंक अकाउंट को लिंक करवाइए। उन लोग को बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ क्या जाए। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये फालतू की चीज है, उससे अच्छा अपना मजदूरी करके वही करे। तो जो चीजें जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। ये काफी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको सेपरेट यूपीएससी ने दे के रखा है, तो जब इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो पीडीएस अलग से वो पूरी वो डिस्कशन होगा इस पे। ऊपर वाला न्यूज जो रिपीट है, इंडिया रसा का जो चल रहा है, 2-3 दिन से हम लोग पढ़े हैं, तो वही चीज यहाँ पे समराइज कर दिया है, सेम थिंग है। यहाँ पे एक बस एक्सीडेंट हुआ है नियर अबाउट, एक जो बस था और एक मिल्क टैंकर था, वो एक दूसरे से लड़ गए। 18 लोगों का डेथ हुआ है और काफी लोगों का इंजरी भी हुआ है। 18 लोग तो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और बहुत एक तरीके से एक इमोशनली आप उस घटना को देखेंगे। अभी कल के न्यूज़पेपर में था, फ्रंट पेज पे, मैं दिखाना भूल गया था। पूरा का पूरा वो बस की धज्जियां उड़ गई हैं, और जो लोगों का डेथ हुआ है बहुत बुरी तरीके से हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पे इन्होंने बोला है कि क्या मेन रीजन था, कि उस जो बस का था उसका जो अलार्म सिस्टम था वही खराब था। होता है ना अलार्म सिस्टम, जब कभी भी ब्रेक फेल हो या कभी कुछ जैसे एक स्टेयरिंग काम ना करे, ऐसे में वहां का उस बस का अलार्म बजने लगेगा, तो लोग थोड़े सावधान हो जाते हैं, लोग एक्शन ले लेते हैं। तो वो था, तो इसीलिए एक तो वो अलार्म सिस्टम सही से नहीं बचा। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड फिक्स करने का, ये हमारे वहाँ फॉलो नहीं कराते हैं। काफी चीजें होती हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि काफी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि बैंक ऑन द रोड्स एंड द हाईवे डिजाइन कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ द रोड बिजनेसेस, जैसे होता है ना कि आप देखिएगा कि रोड पे लोग काफी आगे आगे करते जाते हैं। जैसे आप गोरखपुर में तो ये बहुत कॉमन है कि रोड पे ही लोग दुकान लगा देंगे और रोड बचता ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है उसका ये चीज है कि वो हटवाए या ये सब चीजें खाली करवाए, उसके कारण भी काफी एक्सीडेंट की घटना होती है। स्पीड एंड एक्सेस कंट्रोल, जहाँ पे आपको लगता है कि स्कूल्स हैं या जहाँ पे घनी आबादी है, वहां पे एक लिखा होना चाहिए, कहीं पे भी जल्दी लिखा हुआ नहीं मिलता है। और उसके बाद आप ब्रेकर बनवाते हैं थोड़ा बहुत चीजें, या पुलिस अपनी डिवाइडर पे लेके खड़ी होती है, वो सब चीजें हर जगह मिसिंग होती हैं। ठीक है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार जो डेथ है इंडिया में एक्सीडेंट के कारण, 1,71,000 ये है डेथ है, और इंजोर्ड इंजरी जो हो रही है ऑन द रोड एक्सीडेंट 4 लाख के आसपास है।
ठीक है, तो ये सब चीज है कि एक देखिए लाखों में लोग मर रहे हैं। एक तरीके से एक एक्यूमुलेशन लिया जाए तो सबसे डेंजरस इस समय क्या है, रोड पे चलना। रोड हैज बिकम द मोस्ट रिस्की। ऐसे आप देखिए कितना भी सुनामी उनामी आएगा, इतना डेथ नहीं होगा जितना नॉर्मल हो रहा है। तो ये तो अपने हाथ में है ना, ये तो हम रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा करवा दें, स्टैंडर्ड वेरीफाई करें। जैसे कि जो आप अगर जैसे किसी बिना ड्राइवर लाइसेंस का कर रहे हैं या बिना ट्रेनिंग के कर रहे हैं, अगर ये सब चेक इन टाइम पे होने लगे तो ये तो डेथ बचा सकते हैं, ये इजिली रिड्यूस हो सकता है। दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो हम कहीं से फॉलो नहीं करते हैं कि किस लेवल पे है, रिन्यूएबल होनी चाहिए कि नहीं उनके, तो ये सब चीजें मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, फ्रीडम एंड कंट्रोल इन जिनजियांग। तो जिनजियांग ये चाइना का रीजन है, जो हमारा कश्मीर है उसके ऊपर वाला रीजन जो है चाइना से, वो तिब्बत के जस्ट ऊपर और कश्मीर के ऊपर। ठीक है ना, अपना मैप खोलिए, मैप में देखिए एक बार। ये दिखा, ये इंडिया का यहाँ पे जिनजियांग उइगुर रीजन है। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत है, ये सबसे सेंसिटिव रीजन है चाइना का, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी काफी है। यहाँ पे हर तरीके के माइनॉरिटी पाए जाते हैं, जितनी भी एथनिक माइनॉरिटी है। जैसे युगुर एक तरीके के मुस्लिम माइनॉरिटी है, ट्राइबल है लेकिन वो मुस्लिम कन्वर्टेड है। ओके, कजक्स, मंगोल, मांचू, उज्बेक एंड जीबे, डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ के जितने भी हैं ट्राइबल्स हैं, लॉट ऑफ ट्राइबल्स हैं। ठीक है ना, तो अब दिक्कत ये है कि चाइनीज को ये लगता है, खासकर उइघुर जो मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे ऑटोनोमी की मांग करते रहते हैं कि हमारा कल्चर बहुत अलग है, आपका कल्चर बहुत अलग है। जैसे कि चाइना है, माना जाता है कि कम्युनिस्ट नेशन है, रिलीजन का थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो रिलीजन को देखता है कि अगेंस्ट द पीपल वेलफेयर है, कि मानता है कि रिलीजन मिसयूज करता है लोगों का, और उसके कारण लोगों में दिक्कतें और बैकवर्डनेस बहुत है। तो देखिएगा चाइना में हो या जो भी कम्युनिस्ट स्टेट है, वो रिलीजन का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि मार्क्स ने भी बोला था कि रिलीजन इज लाइक द ओपियम। अगर एक बार जो नशा कर लेता है धर्म का, तो वो उस नशे से बाहर नहीं आता है। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट स्टेट मैक्सिमम रिलीजन के खिलाफ रहते हैं। उइघुर है मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स वहाँ के उइघुर काफी ज्यादा वो ट्रेडिशनल है, और एक तरीके से ऑटोनॉमी की बहुत ज्यादा मांग करते हैं। तो वहां पे उनको क्या करते हैं ये लोग, डिटेंशन कैंप बनवा के रखा है। जहां पे भी लगेगा कि ये थोड़ा सा विरोध कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो डिटेंशन कैंप में वो बंद करके उनको टॉर्चर वॉर्चर करते हैं, फिर छोड़ते हैं। बहुत सारी डेथ है, बहुत सारा एलिमिनेशन है। ऐसे केस में यूएस एंड जितने भी यूरोपियंस नेशन है वो काफी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेके। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन हो या ह्यूमन वॉच, राइट्स वॉच है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, सब इनके खिलाफ रिजोल्यूशन ला चुके हैं। ओके, अब ये सब चीजों को चाइना कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है पकड़ के आप लोगों को टॉर्चर करें, लोगों को मार पीट के उनको सही करने की कोशिश करें। चाइना का ये कहना है कि ये ऐसा थोड़ी है कि डिटेंशन सेंटर है, ये का यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, स्किलिंग देते हैं, वेलफेयर सेंटर है। चाइना ऐसा बोलता है, ये डिटेंशन सेंटर नहीं, ये एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई स्किल सिखाते हैं। तो यही मुद्दा काफी वहां पे है। ओके, हम्म, चाइना का सब कुछ बंद कर देते हैं। चाइना में गूगल गूगल कुछ नहीं यार लोग चला पाते हैं, वो सब अपना ही वो करते हैं। चाइना का स्टेट बहुत कंट्रोल है, मतलब अथॉरिटेरियन है, वो अपने खिलाफ कुछ नहीं चलने देता है। जो लगेगा कि ये हमारे खिलाफ है, अभी बीच में नहीं आप सुने थे कि वो अली बाबा का जो जैकमा थे गायब हो गए थे, कुछ बोले थे स्टेट के खिलाफ, तो वहाँ कोई भी गायब हो सकता है। दिस इज द कंडीशन। तो यही चीज है मीन, आप पीसीएस में पूछ देगा कि युगूर क्यों न्यूज में रहता है, तो युगूर में इस समय वहाँ की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी, उनका कारण ये हमेशा न्यूज में रहता है। दिस इज द मेन रीजन। और भी इसमें बहुत सी कहानियां लिखा हुआ है कि क्या होता है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर्सनल कहानियां। दूसरी चीज है कि रनिंग ऑन द वेजिटेबल प्रोटीन। अब जो लोग मीट मछली नहीं खाते, माना जाता है कि अंडा, मीट मछली, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है, आजकल लोगों कई तरीके से वेजिटेरियंस हो रहे हैं। एक तो होता है धर्म के नाम पे कि धर्म बोल दिया तो हम नहीं खाएंगे। दूसरा है कि आजकल लोग एनिमल्स के प्रति काफी दयालु हो रहे हैं, तो वो भी लोग छोड़ रहे हैं, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि जब आप एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जैसे आप पशु पालन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पशु जो होते हैं उनके उनसे मेथेन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, और मेथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस होता है।
ग्रीन हाउस गैस का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सनरेज को एब्जॉर्ब करेगा और जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। तो जो लोग क्लाइमेट के प्रति भी सेंसिटिव है वो भी अब मीट खाना कम कर रहे हैं। यूरोप में ये सब कंडीशन है। यूरोप में एनिमल के कारण कि एनिमल के प्रति दया इमोशंस, और दूसरी बात है जो क्लाइमेट चेंज है इनके कारण जो मीथेन निकलता है, तो एनिमल हस्बेंड्री से मीथेन निकलता है। वो आप देखते होंगे कि उनका एक प्रोसेस होता है, खाने के बाद वो लोग मुंह चलाते रहते हैं, इस प्रोसेस में मीथेन उनसे निकलता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस है उनका, लेकिन इससे मीथेन निकलता है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज पे ये इम्पैक्ट होता है। तो यूरोप में ये रीजन है। इंडिया में क्या रीजन है लोगों का वेजिटेरियन होने का? धर्म, कि वो धर्म में अपना स्टेटस जो ऊपर दिखाना चाहता है वो वेजिटेरियन बन जाता है कि हम तो नहीं खाते, हम तो लहसुन प्याज। जो ज्यादा और ऊपर जाना चाहेगा वो कहेगा हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। आप सुनते होंगे। अब पता नहीं आगे आने वाला एक स्टेप क्या होगा कि और ज्यादा प्योर अपने को दिखाने के लिए। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये तो होता ही है मतलब। लेकिन मैक्सिमम चीजें जो हमारे वहाँ अपने समाज में वो स्टेटस को लेके होता है। जैसे वेजिटेरियन आप किसी से मिलेगा तो वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन। उनको लगता है जो नॉन वेजिटेरियन है वो कुछ पाप करके आए हैं या वो कुछ नीचे है। ये मेंटेलिटी कॉमन होती है। स्टेटस जो नहीं होता है कि एक स्टेटस हमारा बधा हुआ है, तो वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ है। लेकिन यूरोप में ये सब चीजें नहीं है। यूरोप में मेनली है कि एनिमल्स के प्रति उनके राइट्स की बात कर रहे हैं आजकल लोग, और क्लाइमेट चेंज है तो इसीलिए वहां पे भी लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं। ओके, बहुत कम है लेकिन है। ऐसे केस में अब है कि जो लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो ऐसे केस में उनको क्या चाहिए? एक इन्होंने एक बिहार के हैं, बिहार के मिथिला एरिया के हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजीनियरिंग किया और खासकर जो एनिमल हस्बेंड्री होता है उसमें किया, जो खासकर वेजिटेशन से रिलेटेड। तो इन्होंने पाया जो मखाना होता है, मखाना जो लोग ऐसे व्रत में कुट्टू का आटा, उसका आपने व्रत में लोग कुट्टू का आटा बहुत यूज करते हैं, इसको खाते हैं। ओके, तो इसका मेन यूज होता है मखाना। ठीक है, तो मखाना जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी बात कर रहे हैं। और इसका इन्होंने इसलिए भी एडवोकेसी किया है क्योंकि इसका जो अभी रेट है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे, वो प्राइस बहुत हाई हुआ है। पहले कोई पूछता भी नहीं था, अभी इसका रेट मतलब काजू के रेट से भी ज्यादा हो गया है। तो दैट इज द कंडीशन। तो ऐसे में कहा है कि जो मिथिला एरिया का बिहार का है वहां पे इसका प्रोडक्शन पहले से ही हाई था, तो इसके कारण अब लोगों के इनकम पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। एक चीज और जानिएगा कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मखाने का, और दूसरी चीज इंडिया में बिहार सबसे ज्यादा है। तो ये सब चीजें प्रीलिम्स में काम आएगी। पहले देखिएगा कि 250 रुपए तक में ये आ जाता था, अभी इंडिया में 1400 रुपए में बिक रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में 8-8 हजार रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। दिस इज द कंडीशन। तो कहीं ना कहीं इसकी इन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी बहुत है। और बिहार के ये जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट दिया है, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, इन सब में इससे लोगों के इनकम पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। तो ये इसमें डिस्कशन है मेनली। ओके, इसके लिए मेनली इनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। इन्होंने काफी इसको लेके लोगों को जागरूक भी किया है, और खुद ये इस सब चीजों को पैकेज करके अब बाहर भेज रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स। इनको मखाना मैन भी कहा जाता है। इन्होंने बीटेक उटेक किया, फिर आके इन्होंने खेती स्टार्ट कर दी इसी की, मखाने की। जो इसका होता है कि इसको बकवीट फ्लोर कहते हैं। बकवीट्स एक सीड्स टाइप का होता है, मैं उसका पिक्चर दिखाता हूँ क्या वो है। ये बकवीट्स के पेड़ है, और ये बकवीट्स होता है, इसी से बनता है। इसको जब आप भूनेंगे तो वो लावा जैसे फूटता है। ठीक है, और ये बिहार में बहुत कॉमन है। ये बिहार में ऐसे पहले घास फूस के जैसे लोग देखते थे, लेकिन अब का इसका यूज बहुत हो गया है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक, जितने भी टॉपिक थे। हुँ? इनका नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? है श्रवण कुमार रॉय। रॉय, रॉ, पहले रॉ होता था, लेकिन अंग्रेज आए तो वो रॉय रॉय बोलने लगे, तो अब ये लोगों को अब रॉय ही लिखते हैं। जैसे जैसे नहीं होता कि पहले ठाकुर था, अंग्रेज आए तो टैगोर टैगोर बोलने लगे, ठाकुर नहीं बोल पाते थे, तो अब वो लोग टैगोर ही लिखते हैं। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब चीजें, ये अंग्रेजों के पहले वो लोग ठाकुर थे। असली मतलब होता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर। लेकिन अंग्रेजों ने, अंग्रेज
ठाकुर नहीं बोल पाते थे, वो टैगोर टैगोर बोलते थे। ऐसे ये लोग राय या राव बोलते थे, अब अंग्रेज आए तो रॉय बोलने लगे। अब सबको थोड़ा सा बनना है ना अपने आप को अंग्रेज टाइप का कि मेरा मॉडर्न नाम है, तो अब वो लोग रॉय ही लिखते हैं। ओके, so this is all about from the today's news. We will conclude our session here. Thank you for joining the session. All the best. कल फिर मिलते हैं. Okay, thank you.